हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 3 की। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स के बारे में देखा था, बाकी पहले लेक्चर में भी कुछ चीज़ें थी। आज हम बात करेंगे बेटा रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती क्या है? तो बेटा किसी भी कंडक्टिंग वायर का एक यूनिट लेंथ होता है, उस यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ अ यूनिट लेंथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बात की गई है यूनिट लेंथ की। सो यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में जो आप उसका रेजिस्टेंस गेट करते हैं दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर एंड द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ के साथ साथ उसके एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि उसकी थिकनेस, वो भी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन में होगा। ठीक है, आगे कह रहा है एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन इट मींस टू से कि अगर वायर की लेंथ इंक्रीज होती है तो उसके अप्लाइड रेजिस्टेंस भी क्या होते हैं बेटा? इंक्रीज होते हैं। तो अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर लेंथ डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। तो यहां पर कह रहा है द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज इनवर्सली एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यानी कि जो वायर की थिकनेस होगी, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उससे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देन इट मींस टू से वायर जितना ज्यादा मोटा होगा यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना पतला होगा यानी कि जितना पतला वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का साइन। ठीक है, समझते हैं इसको। इसमें क्या कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब एरिया, क्योंकि ज्यादातर वायर किस फॉर्म में होते हैं, उनका क्रॉस सेक्शन ऐसे सर्कुलर फॉर्म में वायर का क्रॉस सेक्शन होता है। तो हम लोग क्रॉस अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं एरिया को? पाई आर स्क्वायर। यानी कि आर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आर मीन्स होता है रेडियस। अब आप इसको स्मॉल आर में डिनोट कर लीजिए। तो दिस आर मीन्स द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ओके, अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, देन ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां से इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक क्या लेते हैं? कांस्टेंट टर्म लेते हैं। दैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आगे देखते हैं। तो देखिएगा बेटा, यहां पर ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन यानी कि पहली इक्वेशन ये वाली, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पर हमें इस साइन को, प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म लगाना पड़ा। दैट इज, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। दिस इज नॉट अ पी, इसे हम पी नहीं बोलते बेटा, इसे रो बोलते हैं। ठीक है, और इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। इट इज नॉट पी, दिस इज कॉल्ड रो, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। दिस इज रो, इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये होता है उसका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस आता है वो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं। इसको रो पढ़ते हैं बेटा। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होता है? तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाती है बेटा? मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? एरिया। एरिया हो गया तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहां पर आता है रो। रो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दैट इज ओम। तो मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गया, नीचे एक मीटर बच जा रहा है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये हो जाता है ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा? ओम मीटर।
तो यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। ठीक है, आगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे इफेक्ट करती है, देखिएगा पॉइंट्स हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सबस्टेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज डिफर फॉर डिफरेंट सबस्टेंस। तो हर एक सबस्टेंस का अपना एक अलग रेजिस्टेंस होगा, उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो ये सबस्टेंस टू सबस्टेंस डिफर होते हैं। आगे कह रहा है इसमें इट इज वेरी लो फॉर मेटल, मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर, तो वो अच्छे कंडक्टर होते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। देन इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। लो फॉर द सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर थोड़े से लो होते हैं क्योंकि इसमें करंट फ्लो भी होता है और थोड़े सा अपोज भी होता है, सो दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो इसकी रेजिस्टिविटी होती है अप्रॉक्स 10 टू द पावर -5 ओम मीटर, बट वेरी हाई इन द इंसुलेटर, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकते हैं, अपने अंदर से पास नहीं होने देते, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स। सो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 13 ओम मीटर। तो ये पावर पॉजिटिव है और यहाँ पे सारी पावर निगेटिव थी। तो कहीं ना कहीं मटेरियल पर यह डिपेंड करता है कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी मटेरियल पे ही डिपेंड करेगी कि वो किस तरीके का मटेरियल है, वो अच्छा कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। दूसरा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सबस्टेंस डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, उस सबस्टेंस का टेम्परेचर क्या है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कहीं। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा, इसलिए उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो कह रहा है इट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ मेटल। तो अगर किसी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, बट इट इज डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फॉर द सेमी कंडक्टर। लेकिन सेमी कंडक्टर में अगर ऐसा होता है तो वो डिक्रीज करता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर अच्छे कंडक्टर में, मेटल की बात कर रहा है कि मेटल में रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के राइज होने से, लेकिन जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, जो कि अच्छे कंडक्टर नहीं होते, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर राइज होगा तो वहां पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर सम एलॉय जस्ट लाइक कॉन्टेस्टेंट मैंगनीज, इट्स रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट विद द चेंज इन द टेम्परेचर। अब यहां पर टेम्परेचर चेंज तो होगा लेकिन ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेंगे एक तरीके से, तो इन पे रेजिस्टिविटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी टेम्परेचर का इनकी रेजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब ये कॉन्टेस्टेंट, ये मैंगनीज, ये सब एलॉय है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, द कंडक्टिविटी, एक टॉपिक दिया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, reciprocal of the specific resistance is known as the conductivity. It is represented by the symbol sigma, इसको सिग्मा बोलते हैं। thus the conductivity is the sigma is one reciprocal of the, क्या होता है, reciprocal of specific resistance, यानी कि 1 by rho, तो which is 1 by RA। अब कैसे इसको समझ लेते हैं एक बार। अच्छा, हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस R होता है और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को अगर R कहते हैं तो इसके रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते थे बेटा, कंडक्टेंस कहते थे कि नहीं कहते थे। इसी तरीके से अगर रो रेजिस्टिविटी है तो इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है बेटा, सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी। अगर ये रेजिस्टिविटी है तो वो कंडक्टिविटी हो जाता है सिग्मा। ठीक है बेटा, तो सिग्मा यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 by R, सॉरी 1 by रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 by रो। तो रो को हम लोग क्या लिखते हैं, R इंटू ए, 1 by R इंटू ए। ठीक है, तो रो को हम लोग RA लिख सकते हैं फॉर यूनिट। अगर हम यूनिट लेंथ वगैरह ले रहे हैं तो सारी चीजें हमारे लिए ये इक्वल हो जाएंगी। कैसे, R इज इक्वल टू हम लोग यही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा और एक यूनिट पर्टिकुलर लेंथ लेते हैं तो चूंकि दोनों तरफ से लेंथ वही आएगी तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो RA इधर चला जाएगा, सो द RA इज इक्वल टू रो। तो ये डिफाइन करेगा, तो यहाँ रो की जगह हम RA लिख सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 by रो और विच इज आल्सो इक्वल टू 1 by रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो सिग्मा इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, सेम एज जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस एंड द कंडक्टेंस इज आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके बेटा, ठीक है, आगे देखते हैं। आप नाम याद रखिएगा सिंबल्स के, एक को रो बोलते हैं, एक को सिग्मा बोलते हैं। आगे कह रहा है चॉइस, कह रहा है द चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर। अगर हमें कोई वायर बनाना है तो किस तरीके से हम चॉइस करते हैं। तो देखो बेटा, हम कभी भी कंडक्टिंग वायर की चॉइस यूज के पर्पज से करते हैं। यूज के पर्पज से का मतलब हम किस मटेरियल की चॉइस कर रहे हैं और उसका क्या यूज करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल चूज करते हैं। अगर हमें एक अच्छा वायर बनाना है जिसमें अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी हो, तो हम एक ऐसा वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो। हमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट करना है तो हमें तरह के वर्कआउट करने के लिए, वर्क के पर्पज से, पर्टिकुलर यूज के पर्पज से हम अलग अलग तरीके का मटेरियल लेते हैं और उसको वायर बनाने में यूज करते हैं। जैसे द चॉइस ऑफ अ मटेरियल ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच द वायर इज टू बी यूज्ड। तो किस पर्पस से वायर को यूज करना है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आप वायर के मटेरियल को चूज करते हो। जैसे द वायर यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर द पावर ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का वायर चाहिए होता है, इस पर्टिकुलर यूजेस में, अलग अलग तरीके के यूज में आप अलग अलग लेते हो। तो ऐसे यूजेस में हम लोग एक अच्छे मेटल को लेते हैं जो कि जिसका की रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम हो, वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। द रेजिस्टेंस वायर और द स्टैंडर्ड रजिस्टर सच एज वायर। अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरा यूज रेजिस्टेंस वायर लेने में। अगर हमको रेजिस्टेंस वायर बनाना है, आप जानते होंगे कि नॉर्मली घरों में फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज में एक रेजिस्टेंस वायर हम लोग ज्यादातर लगाते हैं। तो कह रहा है सच वायर आर of a high resistance and their resistance almost does not change due to the change in the temperature. They are made from the alloys such as the manganese, constant, etc. तो अगर हमको रेजिस्टेंस वायर बनाने हैं तो हम एक ऐसे एलॉय का वायर बनाते हैं जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने पर भी उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, फिर भी वो रेजिस्टेंस का काम अच्छे से करते हैं। फ्यूज वायर, तो अगर हम फ्यूज वायर की बात करेंगे तो फ्यूज वायर में हम ऐसे एलॉय का यूज करते हैं जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थोड़ा सा कॉपर एल्यूमिनियम से ज्यादा हो, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, क्योंकि जब उसमें रेजिस्टेंस जनरेट होता है तो वो हीट होता है वायर, और वायर हीट होने से जल्दी मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने से वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट इंटर करने लगता है सर्किट के अंदर, तो वो फ्यूज क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई घरों की क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा एक्सेस करंट आता है तो हम लोग कहते हैं फ्यूज उड़ गया। देन व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्यूज उड़ गया? हमारे फ्यूज में एक फ्यूज वायर यूज होता है जो कि नॉर्मल वायर से अलग होता है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं उनसे अलग होता है थोड़ा सा फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि जब वहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो हमें ये केयर करना होता है कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटर करे तो वो वायर जल्दी हीट अप हो जाए और मेल्ट होके ब्रेक हो जाए, जिससे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घर में बहुत ज्यादा ना आए। कभी कभी हम कहते हैं ना वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई आ गया, तो क्या होता है, कुछ चीजें शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। और फ्यूज वायर का सिस्टम यही होता है कि उसमें एक लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर लगाया जाता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो वायर ब्रेक होता है और इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है। ठीक है, कह रहा है इट इज मेड फ्रॉम एन एलॉय ऑफ लेड एंड द टीन बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो एंड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। Show that the resistance of a short and the thin fuse wire is high to the extent that it is permit current up to its safe limit to pass through it. तो फ्यूज वायर में हम लोग ऐसे ही वायर का यूज करते हैं जिसकी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को परमिट देता है, उसके बाद वो हीट होने लगता है और ब्रेक हो जाता है। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट की बात करेंगे तो बेटा आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कुछ इस तरीके की स्प्रिंग टाइप का एक बल्ब होता है जो कि नॉर्मली टंगस्टन वायर होता है। इसका ये बेटा हाई रेजिस्टिव भी होता है और साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं लेंगे तो ये बल्ब ज्यादा देर तक यूज नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर के बाद ये अपने मन से फ्यूज हो जाएगा। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट ही इसे बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी देता है एक मैक्सिमम टाइम पीरियड तक जलने के लिए, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होती है और ये हीट होकर लाल हो जाता है और दैट स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, तो कह रहा है अ टंगस्टन वायर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है बेटा,
अ टंगस्टन वायर इज यूज्ड बिकॉज इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है, ठीक है। द हीटिंग एलिमेंट इन द एप्लियंसेस, अगर हम इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में हीटिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम ज्यादातर निक्रोम वायर का यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है कंपैरेटिवली, और जल्दी हीट भी होता है और साथ ही साथ मेल्ट जल्दी नहीं होता। तो कह रहा है सच एज हीटर में हम यूज करते हैं, टोस्टर में यूज करते हैं, ओवन में, इलेक्ट्रिकल गीजर में, इन सारी जगहों पे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं बेटा, निक्रोम वायर, जो कि हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, यानी कि एक ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनमें हीटिंग जनरेट होती है, तो उसमें हम ज्यादातर निक्रोम वायर का यूज करते हैं। तो कह रहा है अ निक्रोम वायर इज यूज्ड बिकॉज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर इज हाई, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है एंड इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता जाता है इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाता है, दैट्स व्हाई हम लोग निक्रोम वायर का यूज करते हैं। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग वायर की चॉइस अलग अलग पर्पस से करते हैं। सुपर कंडक्टर्स, अगर मैं बात करूं सुपर कंडक्टर्स की क्या होते हैं, तो कह रहा है सुपर कंडक्टर इज ए सबस्टेंस ऑफ द जीरो रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट कंडक्टेंस। तो सुपर कंडक्टर में सीधे कह दे रहा है कि सुपर कंडक्टर इज ए सबस्टेंस ऑफ ए जीरो रेजिस्टेंस। जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो एक जीरो रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट कंडक्शन होता है एट अ वेरी लो टेम्परेचर। अब यहाँ कंडीशन दे दिया है ये कंडक्ट, अब देखिए सुपर कंडक्टेंस की कंडीशन दिया है कि एट अ वेरी लो टेम्परेचर, एग्जांपल मर्क्यूरी बिलो 4.2 केल्विन, lead below 7.25 Kelvin and the niobium below 9.2 Kelvin are the superconductors। ये सारे के सारे मटेरियल इससे बिलो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, यानी कि एक बेहतरीन कंडक्टर होते हैं, इनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता। कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला, और सुपर का मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करने वाला जिसमें कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता है। ओके बेटा, तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे आने के बाद एक सुपर कंडक्टर की तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज मरकरी जो कि 4.2 केल्विन के नीचे है, लेड 7.25 केल्विन के नीचे है, नियोबियम 9.2 केल्विन के नीचे है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इतनी सारी चीजें होती हैं। तो आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से पहले हम इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं ताकि आपके दिमाग में वो फॉर्मूलेज वगैरह आ जाए, फिर हम इस न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, तो किसी भी कंडक्टिंग वायर के यूनिट लेंथ और उसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जो रेजिस्टेंस हम गेट करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग उस कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो अब ये जो रेजिस्टिविटी या इसका रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इन दोनों को कंबाइन हम करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी इनटू L बाई A। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट टर्म हम लेते हैं जो कि हर एक मटेरियल का अलग कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टिविटी सबके लिए सेम है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक उसके लिए होता है। हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल का अलग होता है। आगे देखते हैं, अब कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे इफेक्ट करते हैं बेटा, कैसे इफेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का अपोजिट होती है कंडक्टिविटी, जस्ट लाइक जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा अपोजिट या रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, सेम इसी तरीके से रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकलता है सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी एंड द सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कुछ ऐसे सबस्टेंस है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो आने के बाद उनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी कि जीरो रेजिस्टेंस होता है। जीरो का रेजिस्टेंस का मतलब इनफाइनाइट कंडक्टेंस, तो वो एक सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखिएगा एक न्यूमेरिकल है, तो हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिएगा। कह रहा है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू वोल्ट is applied across the end of the wire of 5 meter, length A of 5 meter length
अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, यानी कि एक वायर है जो कि 5 मीटर का है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है और उसमें करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो हमें कैलकुलेट करना है पहला पॉइंट, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। एक यूनिट लेंथ में वायर का रेजिस्टेंस कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले कुछ चीजों को हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए हमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना दे दिया बेटा 2 वोल्ट। अच्छा ये दे दिया। करंट I इज इक्वल टू कितना दे दिया बेटा 1 एम्पियर दे दिया। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा V अपॉन I विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2 ओम। तो रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया 2 ओम, यानी कि 5 मीटर के वायर में टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आया। तो यूनिट लेंथ में यानी कि 1 मीटर की लेंथ में कितना आया पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर की लेंथ में कितना रेजिस्टेंस आया। तो भाई अगर हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालते हैं तो हम यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू R बाई L विच इज इक्वल टू 2 बाई 1 विच इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, विच इज आल्सो इक्वल टू 2 ओम, सॉरी 5 मीटर है ना, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, इसको 5 मीटर करना पड़ेगा, लेंथ 5 है। लेंथ कितना है बेटा 5 है, तो यहां मैं 5 लूंगा और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा देन इट इज बिकम कितना हो जाएगा 0.4 ओम और ये यूनिट ले रहे हैं ओम पर मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 ओम पर मीटर, इतना आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये तो पहला पॉइंट आ गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर। तो भाई 1 मीटर का रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, रेजिस्टेंस फॉर 2 मीटर ऑफ वायर, फॉर 2 मीटर ऑफ वायर। तो 2 मीटर वायर के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट यानी कि पर यूनिट रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 0.4। तो यहां लिख दे रहे हैं पर यूनिट रेजिस्टेंस इनटू लेंथ। तो 0.4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0.8 ओम। सो 2 मीटर वायर में कितना रेजिस्टेंस आ गया 0.8 ओम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इफ इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर वायर को डबल कर लिया गया, अगर वायर को डबल कर लिया गया तो चीजें निकाल लेते हैं। तो व्हेन द वायर इज डबल, अब हम यहां लिखते हैं व्हेन द वायर इज डबल्ड, व्हेन द वायर इज डबल्ड। तो अगर वायर को डबल कर लिया जा रहा है तो क्या है, तो मान लेते हैं पहले इनिशियल लेंथ कितनी है बेटा, वायर की इनिशियल लेंथ थी L, वायर की इनिशियल लेंथ थी क्या L विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आफ्टर वायर को जब डबल किया गया तो उसकी लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है, लेंथ आफ्टर वायर इज डबल्ड विच इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, अब लेंथ जस्ट हाफ हो जाएगी विच इज इक्वल टू 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर। इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया हम A मान लेते हैं, तो फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया इसको क्या मान लेंगे बेटा, डबल हो जाएगा एरिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मैं वायर को ऐसे बेंड करके डबल करूंगा तो लेंथ हो जाएगी हाफ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा बेटा डबल, जैसे 2 है। तो ये A मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं A डैश और इसकी लेंथ को मान लेते हैं L डैश। ठीक है, ये हमने मान लिया A डैश और इसको क्या मान लिया बेटा L डैश। तो हमको पता है रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई A है। तो अगर मैं इनिशियल रेजिस्टेंस निकालता हूं,
इनिशियल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू आर, दैट इज रो, ठीक है, दैट इज रो इंटू लेंथ 5 है और क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों को पता नहीं है तो हमने यहां लिख दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 2 इज इक्वल टू रो इंटू 5/a, ये आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद ये इनिशियल रेजिस्टेंस आ रहा है, अब एक बार न्यू रेजिस्टेंस या फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं r डैश। r डैश इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी तो सेम होगी l डैश बाई a डैश, सो द r डैश इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी और इनटू l डैश कितना हो जा रहा है बेटा, डबल हाफ हो जा रहा है विच इज इक्वल टू 2.5 और ये कितना हो जा रहा है बेटा, डबल हो जा रहा है विच इज इक्वल टू 2a, विच इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है बेटा, 2a। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई a, इक्वेशन नंबर 2 को a से डिवाइड करेंगे तो यानी कि r डैश बाई 2 इज इक्वल टू रो 2.5 अपॉन 2a डिवाइडेड बाई रो 5 अपॉन a। अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, r डैश बाई 2 यानी कि 2.5 रो अपॉन 2a। अब मैं इसको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके क्या कर सकता हूं, रेसिप्रोकल कर सकता हूं, तो रो से रो कट गया, a से a कट गया और इसको ऐसे 2 से कट कर दिया, देन इट इज बिकम रो अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/4, देन रो सॉरी r डैश इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 ओम। कितना आ गया बेटा, 0.5 ओम आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब वायर को डबल किया गया, जब वायर को डबल किया गया तो रेजिस्टेंस में कितना फर्क आया बेटा, तो अगर पहला रेजिस्टेंस क्या आ रहा था उसको देखेंगे, अभी रेजिस्टेंस क्या आ रहा है उसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वायर को डबल किया गया तो रेजिस्टेंस में ये सारे चेंजेस आए इस तरीके से। तो हम लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लिया 0.5 ओम, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ओके। तो इस तरीके से बेटा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, सिंपल है। तो एक बार आप न्यूमेरिकल्स को देखेंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी लगेगा। हाँ, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल करते टाइम कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कि किस तरीके से करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बेटा कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, देन आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।